हेलो फ्रेंड्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे विदेशी आक्रमण और उनका प्रभाव। अपने अब तक जो है वो वैदिक संस्कृति को पढ़ लिया है, जैन बौद्ध धर्म है उनको पढ़ लिया है, और उसके बाद में अपने जो मगध साम्राज्य उसका उत्थान के बारे में, जिसमें हर्यक शिशु नागवंश और यनंद वंश इनके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में अपने बात की थी कि मौर्य साम्राज्य उसको स्टार्ट करना है, तो उसके बीच में जैसे मौर्य साम्राज्य है वो कैसे मतलब आगे बढ़ता है, तो उससे पहले कुछ विदेशी आक्रांता थी उनके बारे में भी अपने पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदर है उनके बारे में बात की गई है, या फिर उससे पहले एक ईरानी शासक दारा प्रथम है उनके बारे में बात है। तो बेसिक सी बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण की अपनी बात करें तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत पे पहला विदेशी आक्रमण कब माना जाता है, ये किसने किया था। तो हखामनी वंश जो है उसके राजाओं ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि 600 BC ही महाजनपद काल या उस टाइम में अपने पढ़ रहे थे। तो उसके उस टाइम में हखामनी वंश उसने भारत पे पहला आक्रमण है वो किया था, जो कि पहला विदेशी आक्रमण है वो माना जाता है। और कहाँ का था ये वंश, जो ईरान या पर्शिया का था। ठीक है, भारत पर प्रथम जो सफल ईरानी आक्रमण है वो साइरस के राजा थे या उत्तराधिकारी थे दारा प्रथम, इसने किया था। दारा प्रथम ने भारत पर सफल ईरानी आक्रमण है वो दारा प्रथम ने किया था। इससे पहले साइरस द्वितीय कुरुश ने भी आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। तो सफल आक्रमण है वो ईरानी शासकों का ही माना जाता है, हखामनी वंश का। और करने वाला कौन था? दारा प्रथम था, जो कि जिसने किया था। ठीक है, अब दारा प्रथम है इसके 3 अभिलेख हैं, और अपने जो अभिलेख जो सिस्टम है जिसने जो स्टार्ट किए थे, जैसे अपने अशोक माना जाता है, तो अशोक को अभिलेख जो स्टार्ट करने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी? तो इसी ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली थी। ठीक है, और इनके जो अभिलेख है वो कौन कौन से है तो देखते हैं। दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं, जो कि बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। 3 है, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। बेहिस्तून यानी बही जो होती है खाते वाली, वो याद कर सकते हो आप। पर्सिपोलिस यानी पोलिस पर्स में डाली हुई है, पर्सिपोलिस यानी पर्स में डाली हुई है, पोलिस करे हुए पर्स में डाली हुई, नक्शे रुस्तम और नक्शे भी उसमें बनाए हुए। बही जो होती है खाते वाली बही होती है बेहिस्तून, पर्सिपोलिस यानी पर्स में बही डाली हुई है, और बही के अंदर क्या, नक्शे रुस्तम यानी नक्शे बनाए हुए हैं। तो इस टाइप से करके आप दारा के तीनों अभिलेख याद कर सकते हो, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इससे ये सिद्ध होता है कि दारा ने ही 516 ईसा पूर्व में सबसे पहले सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब और सिंध के भूभागों पर अधिकार किया था। हेरोडोट्स, जो कि इतिहास के पिता जिन्हें माना जाता है हेरोडोट्स को, इनके अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। यानी कि ईरान है, उन्होंने इतना मतलब अपना एरिया है वो ईरानी साम्राज्य ने कैप्चर कर लिया था, और 20वां प्रांत है ये अपना भारतीय क्षेत्र बना था। और भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में ईरान को मिलता था। कंबोज और गांधार पर भी दारा का अधिकार था, और जो कंबोज और गांधार अपने तक्षशिला वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये भी दारा के अंडर में था। और दारा ने अपने नौसेनाध्यक्ष, जिसका नाम था साइलेक्स, इसको सिंधु नदी मार्ग की खोज के लिए भेजा था, कि सिंधु नदी से आगे कहाँ तक कैसा मार्ग है, ये साइलेक्स को भेजा था। तो इसमें याद रखने वाली 2-3 बातें ही हैं, जैसे कि अपने बात करें तो एक तो भारत पे पहला विदेशी आक्रमण है वो किसने किया? तो ईरान ने किया था। हकमनी वंश था यहाँ का, या खामनी वंश है, उसने किया था। पहला सफल अटैक बोले तो भी ईरानियों का ही है, जिसमें किसने किया? दारा प्रथम ने किया था। दारा प्रथम इनके 3 अभिलेख हैं, जिससे पता चलता है कि उनका जो एरिया वो कहाँ तक था। तो बेहिस्तून अभिलेख है, एक पर्सिपोलिस अभिलेख है, और एक तीसरा नक्शे रुस्तम अभिलेख है। ठीक है, इससे पता चलता है कि 516 BC के आसपास में सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब और सिंध के भूभागों पर अधिकार करा था दारा ने। ठीक है, और हेरोडोट्स है वो भी कहता है कि जो ईरानी साम्राज्य है उसका इंडिया है वो 20वां प्रांत है वो बना था, जो कि कंबोज गांधार है वहाँ तक फैला हुआ था। और 360 टैलेंट जो स्वर्ण है वो यहाँ से वो लेते थे। इसके अलावा ये थोड़ा सा ठीक है कि दारा प्रथम ने किसे सिंधु नदी की मार्ग का खोज करने के लिए भेजा था? तो साइलेक्स को भेजा था। हेरोडोट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों के वस्त्र वो सूती होते थे। दारा प्रथम के उत्तराधिकारी थे जेरेक्सस या शाक्स ने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करके यूनानियों के विरुद्ध काम में लिया था, और ये सैनिक गांधार और सिंध प्रदेश से ही लिए गए थे। ये अपने रीड आउट करना है बस, इसमें से ज़्यादा कुछ खास है वो है नहीं। दारा द्वितीय अंतिम ईरानी सम्राट था जिसे कि सिकंदर ने 331 BC में अराबेला के युद्ध में हरा दिया था। तो दारा जो फर्स्ट है जिसने भारत में पहला सफल आक्रमण किया था, और जिनके पर्सिपोलिस, बेहिस्तून और जो अभिलेख है वो तो कौन है? दारा प्रथम है। ठीक है, याद रखना है इसको, दारा प्रथम है जिसने ये कुछ किया। उसके बाद में सेकंड आए हैं, और उसके बाद में दारा थर्ड आया। तो दारा थर्ड है ये अंतिम था जिसे कि सिकंदर ने हरा दिया था। और कौन से युद्ध में हरा? आरबेला के युद्ध में, आराबेला के युद्ध में। तो आरबेला के युद्ध में 331 BC के अंदर सिकंदर ने दारा थर्ड को हरा दिया, जो कि अंतिम ईरानी सम्राट था। इस युद्ध को एरियन या गोगा मेला का युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध को एरियन का युद्ध, मिस्टेक,
एरियन ने क्या बोला है इसको, गोगामेला का युद्ध भी बोला है और अराबेला का युद्ध भी इसे कहते हैं दारा थर्ड ने। 330 बीसी के अंदर सिकंदर ने पर्सिपोलिस के राजप्रसाद को जला दिया था और ईरान को जीत लिया था। तो इस टाइप से ईरानी जो लास्ट शासक था दारा थर्ड वो मारा गया अराबेला के युद्ध में या गोगामेला के युद्ध में, जो कि एरियन ने बोला है, इतिहासकार है एरियन एक। और इसने जो है सिकंदर ने पर्सिपोलिस के राजप्रसाद है उनको जला दिया और ईरान को जीत लिया। दारा तृतीय को सिकंदर के द्वारा पराजित किए जाने से भारत से ईरानी आधिपत्य वो खत्म हो गया। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत ईरान संबंध का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके संपर्क से सांस्कृतिक प्रभाव वो दिखाई देते हैं। तो क्या क्या पड़े वो देख लेते हैं अपने। एक तो पश्चिमोत्र भारत के अंदर खरोष्टी लिपि जो है, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, ये वाले क्षेत्र यहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार हो गया, जो कि दाएं से बाएं ओर है वो लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर, ठीक है। ईरानियों की अरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ था और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ और अशोक के अभिलेख की लिपि में लिपि जैसे शब्दों का प्रयोग ईरानी प्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा किससे सीखी थी भारतीयों ने, ईरानियों से सीखी थी। ईरानियों में भी नाम बोले तो किससे सीखी थी, अपने दारा फर्स्ट है उससे प्रेरणा ली थी, जिसने पर्सिपोलिस, बेहिस्तून और नक्शे रुस्तम अभिलेख है वो लिखवाए थे। और अशोक के अभिलेख में लिपि जैसे शब्दों का जो प्रयोग है वो ईरानी प्रभावी है, जिसमें अरामाइक या इन जो खरोष्टी लिपि है इनका यूज किया गया है अशोक के अभिलेखों में भी। अशोक के स्तंभों का शीर्ष है वो घंटाकार होना ईरानी प्रेरणा से ही प्रभावित है, यानी कि अशोक के जो स्तंभ बनाए हुए हैं वो घंटाकार शेप में है ऊपर से, तो ये भी कहाँ से प्रेरणा ली, ईरानियों से ली है। ईरानी क्षत्रप प्रणाली का शक कुषाण शासकों के द्वारा विकास किया गया। ईरानियों ने ही क्या करा था, क्षत्रप प्रणाली है वो स्टार्ट की थी यहाँ पे। लेकिन मुख्यतः अपने क्षत्रप प्रणाली की बात करें तो सिकंदर को माना जाता है। सिकंदर है वो भारत को जिसने जीता था और जीत करके यहाँ पे अपने गवर्नर या क्षत्रप नियुक्त है वो किए थे, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक बार देखने को मिलती है ईरानियों के द्वारा भी। ईरानी चांदी के सिक्के सिग्लोई या शेकल्स और सोने के डायरिक भारत में प्रचलित इन्होंने किए थे। ईरानियों ने चांदी के सिक्के जिन्हें सिग्लोई बोलते थे या शेकल्स बोलते थे और सोने के सिक्के जिन्हें डायरिक बोलते थे ये भारत में चलाए। मौर्य सम्राट के केश प्रक्षालन यानी बाल धोने की प्रथा भी ईरान से ग्रहण की गई है, कि मौर्य सम्राट कैसे वो अपने बाल धोते थे, तो वो जो प्रणाली है वो भी वहाँ से ली गई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये ईरानी जो आक्रमण है इसके बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको कि एक तो खामनी वंश था ईरान का जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था और भारत के ऊपर प्रथम सफल जो ईरानी आक्रमण है वो दारा प्रथम का, जो कि साइरस के बाद में आया था। और दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। उससे पता चलता है कि भारत के ऊपर उन्होंने पंजाब सिंध वाले क्षेत्र है वो जीत लिए थे और यहाँ से वो टैक्स है वो भी लेते थे और ये उनका 20वां प्रांत था। और यहाँ पे उसने अपने नौसेना साइलेक्स को भेजा था कि सिंधु नदी का जो मार्ग है उसको ढूंढे, ठीक है। और हेरोडोट्स है वो कहते हैं कि भारतीय सैनिक ये सूती वस्त्र पहनते थे और बस इतनी सी बात है। फिर दारा थर्ड है ये लास्ट था। सिकंदर ने 331 बीसी के अंदर अराबेला या गोगामेला के युद्ध के अंदर इसको हरा दिया दारा थर्ड को और इस टाइप से ईरानी जो वंश है वो खत्म हो गया। इंडिया के ऊपर इसके वैसे प्रभाव तो नहीं पड़े लेकिन कला के अंदर प्रभाव पड़ा। एक तो खरोष्टी लिपि का जो प्रसार है वो ईरानियों से अपने आया। ईरानियों की अरामाइक लिपि है ये इंडिया के अंदर आई। अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा है जो कि अशोक ने स्टार्ट की वो दारा प्रथम की ही देन, उनसे ही प्रेरित होकर के उन्होंने स्टार्ट की। अशोक के स्तंभ है वो घंटाकार, उनके शीर्ष है वो घंटाकार थे ऊपर से, तो वो जो प्रेरणा है वो भी यहाँ से ली थी। और क्षत्रप प्रणाली है शक कुषाण शासकों ने जिसका आगे जाके विकास किया था वो भी ईरानियों की देन थी। ईरानी चांदी के सिक्के जिसे सिग्लो या शेकल्स कहते थे और सोने के डेरिक सिक्के ये भारत में उन्होंने चलाए थे, तो जो कि भारत में बाद में मिले भी हैं जिससे कि पता चला अपने को। अब आता है जो मेन अपने यूनानी आक्रमण। अब अपने पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। वापस से बीच में पता नहीं वीडियो पॉज हो गई थी, कहाँ से रह गया, तो वापस देख लेते हैं एक बार। मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक होता है फिलिप द्वितीय, उसका बेटे का नाम होता है सिकंदर, ठीक है। तो 326 ईसा पूर्व में वो बैक्ट्रिया बल्क काबुल को जीतते हुए हिंदू को पार करता है और इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिकंदर है वो होते हैं और सिकंदर जो है उनके पिता की डेथ हो रही होती है उस टाइम में। लास्ट में वो जो उनके पिता है उनसे सिकंदर पूछते हैं कि आप है वो रो रहे हो, रोते रोते संसार से विदा क्यों ले रहे हो, तो आपकी कोई अंतिम विश है तो मुझे बता दीजिए, कोई अंतिम इच्छा है तो बता दीजिए। तो उनके पिता है वो बोलते हैं कि मेरी इच्छा थी संसार को जीत करके जाने की लेकिन मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, इस टाइप से। फिर वो जो सिकंदर है वो प्रेरित होता है उनसे और वो कहता है कि मैं आपकी इच्छा है वो पूरी करूँगा और इसीलिए सिकंदर है वो निकल पड़ते हैं पूरे विश्व को जीतने के लिए, ठीक है। तो इसी जीत या इसी विजय अभियान के तहत वो क्या करते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी जो है वो कहते हैं कि जब सिकंदर ने अटैक किया था उस टाइम में भारत में 28 राज्य थे और सिकंदर जो है सिंधु नदी और खैबर दर्रे को पार करके इंडिया में आता है। इंडिया में जब आता है तो यहाँ पे जो तक्षशिला है यहाँ के शासक होते हैं आम्भी।
एक तो आम्बी, तक्षशिला का शासक आम्बी, इसके अलावा शशिगुप्त उसका फ्रेंड होता है, और पुष्करावती और संजय, ये चारों ही जो राजा है वो सिकंदर की हेल्प करते हैं इंडिया के अंदर आने के लिए, और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं ताकि अपने राज्य को खुद के राज्य को कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, तो आम्बी, शशिगुप्त, पुष्करावती और संजय, ये चारों ही राजाओं ने सिकंदर का साथ दिया। 326 बीसी में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को भी हराया। अब बाद में क्या होता है कि सिकंदर जब आगे बढ़ता है यहाँ से तो क्या करता है, और यहाँ पे जो ये शशिगुप्त, आम्बी और ये सारे ना, ये सिकंदर की हेल्प करते हैं क्या करने में, नदियों के ऊपर पुल बनाने के अंदर। ठीक है, तो नदियों के ऊपर पुल बनाने और इसको क्रॉस करने के लिए मतलब ये हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही सिकंदर है वो सिंधु नदी को पार कर जाता है और आगे जाके झेलम नदी तक पहुंच जाता है। तो झेलम और चिनाब दो नदियां थी, इनके बीच में कौन था, पोरस का राज्य था, राजा पोरस का राज्य था इन दोनों के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में। तो पोरस जो राजा होता है वो सिकंदर से युद्ध करता है, ना कि आत्मसमर्पण करता है, वो युद्ध करता है, और युद्ध करते करते एक तीर है वो एक बुर्ज के पीछे बैठे होते हैं और उनके लग जाता है, जिसके कारण पोरस है वो हार जाते हैं। और फिर बाद में जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में कैसा बिहेव किया जाए, तो ये बोलते हैं कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ में करना चाहिए वैसे ही बिहेव मेरे साथ में करना चाहिए। इस टाइप से जो ये पोरस सिकंदर है वो पोरस से प्रभावित होते हैं और पोरस को अपना जो राज्य है वो वापस दे देते हैं। तो जो ये युद्ध लड़ा गया वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इस जो युद्ध है इसको झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम वितस्ता था, तो इसीलिए इसे झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध कहते हैं। इसे कर्री का युद्ध भी बोलते हैं, करी का युद्ध, कड़ी नहीं है, कर्री का युद्ध बोलते हैं इसे, और हाइडेस पीज का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइडेस पीज करने का तो पता नहीं, लेकिन हाइडेस पीज के बोलने के पीछे दो रीज़न हैं। एक तो जो कुछ टीचर है वो ये बताते हैं कि हाइडेस पीज जो है ये विषम परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध था, इसीलिए इसे हाइडेस पीज को बोलते हैं। लेकिन मैंने किसी बुक में पढ़ा तो उसमें ये था कि ग्रीक जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो झेलम नदी है उसका नाम हाइडेस पीज मिलता है, इसीलिए इस युद्ध को हाइडेस पीज का युद्ध है वो कहा जाता है। ठीक है, और पोरस का राज्य कहाँ था, तो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था पोरस का राज्य। एरियन जो राइटर हैं उनके अनुसार पोरस की सेना में 4000 अश्वारोही, 300 रथ, 200 हाथी और 30,000 पैदल सैनिक थे। मतलब पोरस के पास में एक बहुत बड़ी सेना थी। पोरस ने मैरुस की मध्यस्थता से आत्मसमर्पण कर दिया। लास्ट में जब वो हार जाते हैं पोरस, तो वो मैरुस नाम का एक व्यक्ति होता है, वो जाता है और उनके बीच में बातचीत वो होती है और अपना आत्मसमर्पण करते हैं। तो किसकी मध्यस्थता से करते हैं, मैरुस की। सिकंदर के सामने जब पोरस को बंदी बना करके लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि पोरस अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हो, तो पोरस ने जवाब दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसे ही मेरे साथ कीजिए। सिकंदर ने इस उत्तर से खुश होकर के पोरस को अपना राज्य वापस लौटा दिया। निशा के गणतांत्रिक राज्य ने बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और यूनानियों का वंशज खुद को बताया कि हम यूनानियों के वंशज है और इसीलिए हम इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। निशा का जो गणतंत्र या गणराज्य था उसने। उसके बाद में सिकंदर की सेना ने नंद राज्य के भय से व्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि जो नंद राज्य था मुगल साम्राज्य के अंदर बहुत तकड़ा था उस टाइम में और बहुत बड़ी सेना उनके पास में थी, और सिकंदर के जो सैनिक है वो इतनी इंडिया के अंदर ठंड और मतलब इसके अंदर उसको सहन नहीं कर पाई इस टाइप के एनवायरनमेंट को। इसी कारण जो सैनिक है वो वापस घर जाने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सिकंदर की सेना ने नंद राज्य के भय से व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद में सिकंदर झेलम के किनारे बढ़ते हुए सोभूति, शिवी, मालव, शूद्रक, शोद्राम, आलोर, पाटल इन क्षेत्रों को जीतते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर जा पहुंचा, और जहां से उसने सेना का दो भाग है वो दो टुकड़ों में बांट ली। तो जो सिकंदर है उसकी लास्ट जो विजय होती है वो पाटल की विजय होती है। ठीक है, पाटल सिंधु नदी के तट पर एक स्थित राज्य है, तो वहाँ पे पाटल की विजय है, ये सिकंदर की लास्ट विजय थी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में सिकंदर है वो दो पार्ट्स में अपनी सेना को बांटता है, एक तो स्थल सेना और दूसरी होती है जल सेना। तो स्थल सेना है उसके अंदर तो सिकंदर खुद होता है सह स्थल और सह सिकंदर। तो सिकंदर खुद है वो क्या करता है, स्थल सेना के साथ में आगे बढ़ता है। ठीक है, और इधर जल सेना का जो नेतृत्व करता है वो न्याक्स करता है, और न्याक्स के नेतृत्व में जल मार्ग से जो सेना है वो वापस अपने जगह जाती है। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको कि सिकंदर है स्थल सेना का हेड तो कौन था, सिकंदर खुद था, जबकि जो जल सेना है या समुद्री मार्ग से गए थे उसका हेड कौन था, न्याक्स था। सिंधु नदी तट पर पाटल में द्वे राज्य प्रथा थी तथा पाटल की विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। ये बात अपने कर ली कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था एक राज्य जिसका नाम था पाटल, और पाटल की जो विजय है ये सिकंदर की लास्ट विजय थी। यहाँ पर पाइथन नामक ग्रीक को अपना क्षत्रप यहाँ पे इन्होंने नियुक्त किया था, जो भारत में अंतिम यवन क्षत्रप था। यूनानियों का जो लास्ट क्षत्रप जो माना जाता है पाइथन था। यहाँ पे पाइथन को नियुक्त कर दिया, कहाँ पे, पाटल के अंदर पाइथन को नियुक्त कर दिया यूनानी क्षत्रप, और यहाँ से सिकंदर वो चला गया, क्योंकि सिकंदर ने जिन जिन राज्यों को जीता था वहाँ पे अपने क्षत्रप यानी अपने गवर्नर है, प्रतिनिधि जो है उनको नियुक्त कर दिया और खुद है वो यहाँ से चला गया। ठीक है, कुनोस नामक सेनापति के सुझाव पर
सिकंदर ने वापस लौटने का जो फैसला है वो किया था। तो कोनोस नाम का सेनापति था, उसने कहा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोनोस यानी याद करने के लिए आप कह सकते हो कोनोस यानी कोनी, कोनी यानी अपनी बागड़ी में बोलते हैं कोनी यानी नहीं बढ़ेंगे, आगे कोनी बढ़ा यानी नहीं बढ़ेंगे। तो कोनोस नाम का जो सेनापति था उसने कहा कि अब आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है, अपने मर ही रहे हैं, सारे बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट है वो सेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अपने वापस जाना चाहिए, अपने भोज जीत लिए। इसीलिए कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर वो वापस लौटते हैं। वापस देख लेते हैं एक बार। मसडोनिया या मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय, उसका बेटा था सिकंदर, जो 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया बलक काबुल होते हुए हिंदू कुश को पार करके भारत में आता है। हेमचंद्र राय चौधरी है वो कहते हैं कि इस टाइम में 28 राज्य थे। सिकंदर सिंधु और खैबर दरी को पार करते हुए आता है। तक्षशिला का शासक आम्ही होता है। इसके अलावा हिंदू कुश के शासक शशिगुप्त पुष्करावती और संजय ये सिकंदर का साथ देते हैं। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को हराया, और इसीलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, कर्री का युद्ध और हाइडेस्पिच का युद्ध वो कहते हैं। पोरस का राज्य जो था वो झेलम और चेनाब नदियों के बीच में था। और पोरस की सेना भी वैसे बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर बाद में पोरस वो हार जाता है बाई चांस, और फिर मेरुस जो है उसकी मध्यस्थता से आत्मसमर्पण वो कर देता है। और सिकंदर के सामने जब पोरस को बंदी बना करके लेके जाया जाता है तो वो कहते हैं कि जैसे एक राजा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए हारे हुए राजा के साथ, वैसे ही आप मेरे साथ व्यवहार करो। और इस टाइप से सिकंदर है उसको राज्य उसका वापस दे देता है। ऐसे ही एक निशा गणराज्य होता है वो भी आत्मसमर्पण कर देता है। वो कहता है कि मैं तो खुद ही यूनानियों का वंशज हूँ, इस टाइप से। और फिर व्यास नदी से आगे बढ़ने से सिकंदर के जो सेनापति होते हैं वो मना करते थे, जिसमें कि सुझाव कौन देता है आगे नहीं बढ़ेंगे, कौन नहीं बढ़ेंगे, तो कोनोस देता है, और इस टाइप से ये छोड़ देते हैं इसको। और जब वापस लौटते हैं तो यहाँ पे ये सोभूति, शिवी, मालव, शूद्रक, शोद्राम, आलोर और पाटले इनको जीतते हुए सिंधु नदी तक वापस चले जाते हैं। और यहाँ पे सेना है उसके दो भाग करते हैं, सैफ स्थल, सैफ और सिकंदर। यहाँ से सिकंदर स्थल मार्ग से जाता है और नीचे जल मार्ग से है वो न्याक से वो जाता है बाकी सेना को लेकर के। और जो पाटल होता है वो लास्ट विजय होती है सिकंदर की, सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है यहाँ पे। और पाइथन नामक जो ग्रीक क्षत्रप है यहाँ पे नियुक्त किया जाता है इसको, जो कि अंतिम यवन क्षत्रप माना जाता है। और कोनोस के कहने पे ही क्या करा था, उन्होंने आगे बढ़ने से मना करा था। ठीक है, इस पेज में भी ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अपने पढ़ेंगे, बाकी एक बार रीड आउट सारा पेज कर लेंगे। ठीक है, तो सारा याद करने की कोशिश नहीं करनी है अपने को, क्योंकि सिकंदर के बारे में अपने बहुत कम पूछते हैं। जितना पूछेंगे तो सिकंदर के बारे में इंपॉर्टेंट जगह है वो पूछेंगे, इसके अलावा इनको क्या कहा क्या नहीं कहा, कौन कौन और थे, इस टाइप की जो बातें हैं वो नहीं पूछी जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट होगा बस उतना देखना है। ठीक है, सिकंदर ने वापस लौटने से पूर्व यूनानी देवताओं की स्मृति में व्यास नदी के तट पर विजय सीमांकित करने के लिए 12 विशाल वेदियां स्थापित की थी और उनकी विधिवत पूजा भी की थी। तो जो व्यास नदी तक ही पहुंचते हैं और व्यास के बाद में उस जो सैनिक होते हैं वो मना कर देते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ तक हमने जीत लिया है, इसलिए यहाँ पे 12 जो है विशाल वेदियाँ बनाते हैं वो, और उनकी पूजा भी करते हैं। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ भी लेके गया था। कालानास जो है इसको अपने साथ में लेकर के गया था। कौन? सिकंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ है वो सिकंदर लेकर के गया था, तो कालानास को गया था। मैक्सिनिस के अनुसार मंडनीस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया था। तो यहाँ पे मैक्सिनिस ये कहते हैं कि मंडनीस जो दार्शनिक है उसने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया था। और यहाँ पे एक दार्शनिक है जो कालानास है उनको साथ में भी लेकर के गए थे सिकंदर। जब मंडन या मंडनीस को सिकंदर ने अपने दरबार में बुलाया तो उसने कहलवा भेजा कि सिकंदर मेरा सिर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। इस टाइप से उनकी मतलब यहाँ पे बनती नहीं है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, पहला था नगर निकैया और दूसरा था बुकाफिला। तो सिकंदर इंडिया के अंदर 2 नगर स्थापित करता है, एक तो निकैया जिसका नाम था विजयनगर, जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने बनाया था इसीलिए इसका नाम है निकैया। दूसरा अपना जो सिकंदर का घोड़ा था बुकाफेला, उस घोड़े के नाम पे ही उन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम है बुकाफेला या बुकाऊफेला भी आता है। ठीक है, तो सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, पहला निकैया या विजयनगर, और अपनी जीत के उपलक्ष्य में ये बनाया था, और दूसरा झेलम नदी के तट पर दूसरा नगर बनाया था जो कि प्रिय घोड़े बुकाफेला के नाम पर था। सिकंदर ने काबुल के पास में अलेक्जेंड्रिया और सिंध में भी अलेक्जेंड्रिया नामक नगर है वो बसाया था। काबुल में अलेक्जेंड्रिया यानी सिकंदर को अलेक्जेंडर भी बोलते थे, अलेक्जेंडर सिकंदर, तो ये खुद के नाम से बसाई। सिकंदर ने विजित भारतीयों का क्षत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया। जितने भी क्षत्रप नियुक्त किए ना, जिन जिन एरिया में क्षत्रप नियुक्त किए उनका हेड भी बना के गया, और इन सबका हेड कौन था? फिलिप था। तो 2 बातें याद करनी है। फिलिप सेकंड की बात करें तो है सिकंदर के पिता। फिलिप सेकंड तो पीछे आया था, वो कौन है? सिकंदर के पिता है, लेकिन फिलिप सीधा आ गया तो कौन है? फिलिप का इसका सेनापति है सिकंदर का, क्योंकि सेकंड यानी कि 2 डंडे लग गया, यानी बड़ा हो गया, तो सिकंदर के पिता है, और सीधा फिलिप कुछ भी नहीं लगा है, सीधा है तो फिलिप जो कि सेनापति क्षत्रपों के ऊपर जो हेड था वो नियुक्त करके गया था सिकंदर, वो था। ठीक है, सिकंदर ने अपने विजित भारतीयों का क्षत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया था।
अश्वक राज्य की राजधानी मशक थी। इस राज्य की महिलाओं ने पुरुषों की मृत्यु के बाद में रानी क्लिओफिस की या कृपी के नेतृत्व में युद्ध भी किया था और सिकंदर ने महिलाओं का मरवा भी दिया था। तो यहाँ पे भी एक राज्य होता है कौन सा, जिसका नाम है अश्वक। अश्वक राज्य की राजधानी मशक थी और यहाँ पे महिलाओं ने युद्ध किया है सिकंदर के साथ में, और रानी जो इनकी हेड थी उसका नाम है क्लिओफिस। मालव और शूद्रकों ने संगठित होकर के सिकंदर का प्रतिरोध किया था और इस राज्य के ब्राह्मणों ने लेखनी के बदले तलवार उठा ली थी। मतलब कि ब्राह्मणों का काम होता है लिखना, ये पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करवाना, लेकिन फिर भी इन्होंने भी अपनी राज्य की रक्षा के लिए तलवारें उठाई थी। कर्टियस के अनुसार मालव जन ने श्वेत लोह मुद्रा सिकंदर को भेंट में दी थी और ये प्राचीन भारत में विकसित लोह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य है कि उन्होंने इस टाइप की चीज़ है वो उस टाइम में विकसित कर ली थी। अगालासोई जाति ने सिकंदर के सामने समर्पण करने के बजाय परिवार सहित आग में कूद करके अपनी जान है वो दे दी थी। तो अगालासोई जो जाति है वो भी सिकंदर का प्रतिरोध वो करती है। ऐसे ही जो रानी क्लिओफिस थी वो सिकंदर का विरोध करती है, और यहाँ पे राजा एक ऊपर बैठ के आए अपने पोरस थे, उन्होंने सिकंदर का प्रतिरोध किया था। इसके अलावा शशिगुप्त है, आम्बी है और पुष्करावती जो है और संजय, ये सारे सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण है वो कर देते हैं। ठीक है। ओरनस या एओरोनोस दुर्ग के विषय में प्रचलित है कि स्वयं हेराक्लीज, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है हेराक्लीज। ठीक है। और एक और वर्ड होता है डायनीसियस या डायनेस, इस टाइप का होता है, वो शिव के लिए आता है। ठीक है वर्ड। और यहाँ पे हेराक्लीज है, कैसे क्लीज कैफ और कृष्ण, तो भगवान कृष्ण के लिए हेराक्लीज वर्ड यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो दुर्ग था ओरनस, ये स्वयं हेराक्लीज यानी भगवान कृष्ण है वो भी ध्वस्त नहीं कर सके थे और उसे सिकंदर ने ध्वस्त कर दिया था। पंजाब का कठ या कथाई गणराज्य जिसकी राजधानी संगल थी, जिन्होंने युद्ध के समय राजधानी के चारों रथों का घेरा बनाया, लेकिन अंत में सिकंदर ने इन्हें पोरस की सहायता से हरा दिया था। तो जो पंजाब का कठ राज्य है, कथई गणराज्य है, संगल जिसकी राजधानी थी, इसको भी सिकंदर ने हराया था। कठों ने ही यूनानियों को जहाजी रसोईघर और परिवहन नौकाएं प्रदान की थी। तो बाद में यहाँ पे जब ये जीत लिया कठ क्षेत्र को, उसके बाद में यहाँ पे जहाजी रसोईघर इनको और परिवहन जितनी भी परिवहन की सुविधाएं नौकाएं वगैरह दी वो सारी इन्होंने दी थी। सिकंदर के इतिहासकार पश्चिमोत्तर भारत में कठ जाति में सती प्रथा के बारे में भी बात करते हैं। सिकंदर 19 माह भारत में रहा था और आया कब था, 326 बीसी के अंदर अटैक करता है। सिकंदर ने सिंधु नदी के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, तो सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश जो थे यहाँ पे निकोबार को क्षत्रप नियुक्त किया था। तो ये पूर्वी प्रदेश हो गए। यहाँ पे सारों में तो क्षत्रप किसको नियुक्त किया था, फिलिप को, जो कि सेनापति था, हेड था। ठीक है। और यहाँ पे निकोबार जो है इसको पश्चिमी जो प्रदेश थे वहाँ नियुक्त किया था। ठीक है। एरियन के अनुसार युद्ध कला में भारतवासी और अन्य तत्कालीन जनों से श्रेष्ठ थे बाकियों से। और प्लूटार्क के अनुसार यदि सिकंदर का आक्रमण न होता तो बड़े बड़े जो नगर है वो नहीं बन पाते। ये कथन है प्लूटार्क का। तो अपने जो बातें ध्यान में रखनी थी बस वही ध्यान में रखनी है। 1 मिनट लास्ट में करेंगे रिवाइज। न्याक्स सिकंदर की जल सेना का सेनापति न्याक्स था, क्योंकि जल सेना लेकर के वापस न्याक्स ही जाता है ना। अरिस्टोबुलस ने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा था, अरिस्टोब्यूलस ने या अरिस्टोबुलस ने। ऑनेस्क्रिट्स सिकंदर का जीवनी लेखक था जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। ऑनेस्क्रिट्स ने, एक जीवनी होती है, एक आत्मकथा, इनके बारे में आपको पता ही होगा। आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी होती है यानी कि अपने खुद लिखते हैं तो आत्मकथा होती है। जीवनी होती है बायोग्राफी, यानी कि किसी के ऊपर भी कोई भी लिख सकता है तो वो बायोग्राफी है। ठीक है। लेकिन आत्मकथा यानी कि खुद की ऑटोबायोग्राफी, अपने हाथों से खुद लिखेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। ठीक है। ऑनेस्क्रिट्स सिकंदर का जीवनी लेखक था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का मस्तिष्क ज्वर के कारण निधन हो गया। तो अपने पीछे भी बात करके थे 323 बीसी के अंदर बेबीलोनिया या बेबीलोन के अंदर है सिकंदर का निधन हो गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद में 321 बीसी में उसके सेनापतियों में साम्राज्य विभाजन के लिए टिपैरेदिसस की संधि है वो होती है, जो कि क्षेत्र वगैरह नियुक्त किए गए थे सेनापति वगैरह। तो वो चाहते हैं कि अपने जो है साम्राज्य कैसे बांटे, तो इसके लिए उनके बीच में एक संधि होती है जिसका नाम क्या है, टिपैरेदिसस। अब यूनानियों ने अटैक किया तो उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो एक तो क्षत्रप प्रणाली का विकास। ये यहाँ याद करना है कि यूनानियों की देन है क्षत्रप प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे उल्लेख मिलता है अपने को ईरानियों के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। यूनानियों का याद करना है अपने को, क्षत्रप प्रणाली का विकास। पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के यूनानियों की देन है ना। लेख युक्त जो मोहरे हैं वो सारी हिंद यूनानी शासकों की देन है, जबकि पंचमार्क कोइन जो आहत सिक्के हैं वो जो स्टार्ट होते हैं ये मौर्य काल में होते हैं। ठीक है। तो पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्कों और सुंदर मुद्रा के निर्माण की कला का विकास भी होता है। किसकी देन है, ये यूनानियों की है।
उल्लूक शैली के सिक्के इसी का परिणाम थे। यूनानी शब्द है द्रकम। द्रकम भारत में द्रम नाम का सिक्का बाद में हो गया था। द्रकम जो है बाद में द्रम जो चलता है वो हो गया था। गांधार शैली की मूर्तिकला का विकास है वो भी यूनानियों की देन है। गांधार शैली थी एक, और एक मथुरा शैली थी। मथुरा शैली और भारतीयों की अपूर्णता, और गांधार है जो कि यूनानी है। भारत और यूनान के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। जमीन और समुद्री मार्गों की खोज भी हुई। भारतीयों ने हस्ती यानी हाथी सेना के स्थान पर अश्वारोही सेना को बढ़ावा दिया, क्योंकि जब सिकंदर के साथ में भारतीयों ने युद्ध किया तो उनको पता चला कि इनके पास में घोड़े हैं और ये ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी भाग के मतलब पहुंच सकते हैं किसी के पास में भी और युद्ध कर सकते हैं, और अश्वारोही है तो उनको दिक्कत होती है मतलब इन चीज़ों को हैंडल करने में। तो इस टाइप से अगर हाथी है वो अगर मतलब काबू से बाहर हो गया तो वो सारी सेना को खुद ही मार सकता है ना पीछे हट के, इस टाइप से। तो इनको प्रेरणा मिली कि अपने को अश्वारोही सेना है उसका यूज करना चाहिए। भारतीय ज्योतिष में भी यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। भारतीय ज्योतिष भी यूनानी होरोस्कोप शब्द संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया या होरा शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। जो अपने राशिफल ये जो देखते हैं ना वो होरोस्कोप राशि देखते हैं, किसी की कुंभ है, कन्या, मीन जो भी है, तो उस टाइप से। तो ये होरोस्कोप शब्द है संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया और बाद में संस्कृत में इसे फलित ज्योतिष शब्द कहने लग गए। भारतीय ज्योतिष के रोमक व पुलिस सिद्धांत यूनानियों से ही ग्रहण किए गए, लेकिन यूनानियों ने चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये जो फलित ज्योतिष है इसमें अपना रोल अदा किया था। उसके बाद में भारतीय रंगमंच पर यवनिका का मतलब होता है नाट्य के पीछे का जो पर्दा होता है वो यवनिका होता है। तो ये जो यवनिका है वो यूनानियों की ही देन है। यद्यपि यूनानी नाटक दुखांत थे तथापि भारतीय नाटक है अंततः सुखांत होते थे। अपने नाटकों में ये होता है कि स्टार्ट में चाहे कितनी लड़ाई दुख वगैरह हो जाए, लास्ट में फिल्मों में भी ये होता है ना, दी एंड है वो अच्छा होता है। यूनानी नाटक होते हैं उनमें लास्ट में क्या होता है, दुखांत होता है, वो मिल नहीं पाते हैं, इस टाइप से उनका होता है माता पिता या जो भी। यूनानी आक्रमण का आर्थिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। ये बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय स्रोत जो है अपने ग्रंथ वगैरह उनके अंदर कहीं नहीं मिलता है कि सिकंदर ने अटैक वो किया था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वापस इस पेज को। तो सिकंदर है वो सिंध नदी खैबर दरे को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, झेलम को चिनाब को पार कर देता है। लास्ट में कौन सी नदी आती है, व्यास नदी आती है, यहाँ तक सिकंदर है वो आता है। उसके बाद में कौनोस कह देता है कि कोनिजामा आ गए, यानी कि कौनोस मना कर देता है, उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो व्यास नदी तक पहुँचते हैं। तो व्यास नदी के पास में यहाँ पे सीमा अपनी डिसाइड करने के लिए 12 विशाल वेदियों की स्थापना वो कर देते हैं। सिकंदर जाते हैं तो साथ में अपने कालानास नाम का व्यक्ति है, दार्शनिक है, उसको अपने साथ लेके जाते हैं। मंडनीस है उसके ज्ञान से भी सिकंदर वो प्रभावित होते हैं। और उसके बाद में सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, एक निकैया यानी कि विजय का नगर और दूसरा बुक्का फेला अपने झेलम नदी के तट पर बसाया था जो घोड़े के नाम पे था। सिकंदर ने काबुल के पास में अलेक्जेंड्रिया और सिंध में भी अलेक्जेंड्रिया नगर वो बसाया था। और सिकंदर ने विजित जो भारतीय थे उनका क्षत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया था। ठीक है, विजित भारतीय क्षेत्र थे उनके ऊपर फिलिप को क्षत्रप बनाया था, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो छोटे मोटे और भी क्षत्रप थे तो उनके ऊपर ये थे। ठीक है, फिलिप इधर वाले में, और इधर जो ये वाली साइड थी यहाँ पे किसी एक और को बनाया था। ठीक है, अशोक राज्य की राजधानी मशक थी, तो यहाँ पे रानी क्लियोफिस है, ये युद्ध करती है सिकंदर से और सिकंदर इन महिलाओं को मार देता है। उसके बाद में मालव और शूद्रक होते हैं, ये भी संगठित होकर सिकंदर के खिलाफ प्रतिरोध करते हैं। कर्टियस है वो कहते हैं कि मालवों ने इन्हें सिकंदर को श्वेत लोह मुद्रा वो भी भेंट की थी। अगासलासोई जो जाति है, गालासोई सॉरी, तो इस जाति ने समर्पण करने के बजाय आग में कूद करके अपनी जान है वो दे दी थी। ओरनस जो एक दुर्ग था, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण नहीं जीत पाए थे, उसे सिकंदर ने जीत लिया था। पंजाब का कट क्षेत्र है उसको भी सिकंदर ने जीत लिया था राजा पोरस की हेल्प से। और बाद में कठों के यहाँ ही इन्होंने जहाजी रसोईघर का यूज़ किया और परिवहन नौकाएं वगैरह इन्होंने दी थी इन्हें। और सिकंदर के जो इतिहासकार है वो कट जाति में सती प्रथा के बारे में बताते हैं। सिकंदर इंडिया में 19 महीने तक रहा था और निकोबार जो है उसको अपने पीछे बात करी थी क्षत्रप वो नियुक्त करता है। इधर वाले साइड में किसको, निकोबार को करता है। और इधर ये भी पढ़ के आए अपने फिलिप, तो इधर तो फिलिप को नियुक्त करते हैं और इधर वाले साइड में निकोबार को नियुक्त करते हैं बीच में। ठीक है, उसके अलावा एरियन जो है वो कहते हैं कि युद्ध कला में भारतवासी है वो काफ़ी पावरफुल थे, बढ़िया थे। प्लूटार्क कहता है कि सिकंदर अगर आक्रमण नहीं करता तो बड़े बड़े जो नगर हैं ये विकसित नहीं बनते। न्याक सिकंदर की जल सेना का सेनापति था। अरिस्टोबुलिस जो है सिकंदर के युद्धों का इतिहास इसने लिखा था। अनेस्क्रिट्स जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। 323 में सिकंदर बेबीलोन में मर गया था।
सिकंदर की मृत्यु 321 ईसा पूर्व में होने के बाद में 321 ईसा पूर्व में एक संधि होती थी, पेरिदिसस की संधि, जो कि इनके सेनापतियों के बीच में साम्राज्य विभाजन को लेकर होती है। इनका यूनानियों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो क्षत्र प्रणाली का विकास, पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के और सुंदर मुद्रा की निर्माण कला का विकास, उलूक शैली के सिक्के भी चले। और द्रकम जो शब्द यूनानी था वो बाद में इंडिया के अंदर धर्म सिक्का नाम से प्रचलित हुआ। गांधार शैली मूर्तिकला का विकास हुआ। भारत और यूनान के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। जमीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। हाथी सेना को लेकर के लड़ते थे, पहले ही अश्वारोही का यूज करना इन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष जो है वो भी यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। उसमें होरोशास्त्र जो है या होरोस्कोप बाद में फलित ज्योतिष के रूप में है, लेकिन इन्होंने चिकित्सा वगैरह के अंदर कोई ज़्यादा रोल नहीं निभाया। और पर्दे के पीछे जो रंगमंच पे पर्दा होता है यवनी का, और ये भी यहाँ पे अपने यूनानियों की देन है। और आर्थिक जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन अपने भारतीय ग्रंथ जो है इनके अंदर सिकंदर का वर्णन है, युद्ध का, आक्रमण का नहीं मिलता अपने को। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्या, विदेशी आक्रमण और उनके प्रभाव। अब नेक्स्ट जो अपने करेंगे वो करेंगे मौर्य काल की बात। ठीक है।